very much for joining us. Great pleasure, as always. Thank you. Right, and without wasting any time, let's go straight across to Mr. Yogesh Chile, our dear friend from the MNS. I think he's waiting for us. Yogesh Chile साहब, नमस्कार. सर नमस्कार. वंदे मातरम. वंदे मातरम. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. वंदे मातरम. योगेश चले साहब, अब आप बताएं क्या हो गया सर. अब आप ही बता दीजिए, इसके पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं. आपको मालूम है क्या सवाल पूछने वाला हूं, तो आप ही बता दीजिए सर कि आखिरकार इस तरफ मोदी जी को सपोर्ट करना, एनडीए को सपोर्ट करना, इसके पीछे विचार क्या है, जरा बताएं सर प्लीज. सर पहली बात तो माननीय राज साहब ने कल अपने भाषण में ही सबको बता दिया था जी कि मैंने जो मोदी जी को विरोध किया था वो विरोध उनके पॉलिसीज को लेके किया था. मैंने कभी व्यक्तिगत टीका किसी पे की नहीं थी, कल भी नहीं की थी, आज भी नहीं की है और इसके बाद भी नहीं करूंगा. तो हमारी जो भी टीका टिप्पणी थी ये पूरी मोदी जी के पॉलिसीज को लेके थी. जहां पे भी उन्होंने देश के लिए कुछ अच्छा काम किया था वहां पे हम उनके साथ खड़े भी हुए थे. तो ये लोगों में एक परसेप्शन तैयार किया गया था कि माननीय राज साहब कभी मोदी जी के खिलाफ बात करते हैं, कभी मोदी जी के साथ बात करते हैं, साथ खड़े होते. ऐसा कुछ नहीं है. हम विपक्ष में थे. विपक्ष का काम है जो भी सत्ता में है उसकी गलत नीतियों के खिलाफ खड़ा होना. जब कांग्रेस राष्ट्रवादी सत्ता में थी तब हमने कांग्रेस राष्ट्रवादी का पुरजोर से विरोध किया था. जब मोदी जी सत्ता में आए, हमने जिस अपेक्षा से मोदी जी सत्ता में आए तब उनके साथ खड़े हुए थे. उन अपेक्षाओं पे मोदी जी उसके बाद खड़े नहीं हुए, तब उनके विरोध में भी हम खड़े हुए. तो ऐसा कुछ नहीं है. ये डेमोक्रेसी में, ये लोकतंत्र में ये बातें होती रहती है. आपको अगर किसी जो सत्ता में बैठे उसकी पॉलिसी पसंद नहीं आई तो आपका काम है एज ए विरोधी पक्ष आप उनके खिलाफ खड़े हो जाए. हमने वही किया था. लेकिन जो परसेप्शन बनाए जाते, अभी आप शिवसेना को लीजिए. जब बाला साहब थे तब बाला साहब की शिवसेना ये मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ाई थी, समाजवादी के साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ाई थी, कांग्रेस के साथ इन्होंने इलेक्शन लड़ाई थी. इमरजेंसी के वक्त सब कांग्रेस के खिलाफ थे, तब बाला साहब ने कांग्रेस को, माननीय इंदिरा गांधी जी को समर्थन दिया था. अकेले तो ये तो पॉलिटिक्स में होते रहते हैं. अभी आप देखिए आज की जो उद्धव ठाकरे गुट जो है, इन्होंने कांग्रेस को पुरजोर से विरोध किया, राष्ट्रवादी को विरोध किया. इनके जैसी करप्ट पार्टी कोई नहीं बोले और उनके साथ ही जाके सत्ता में बैठे. तो इन्हें किसी को भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को बोलने का अधिकार नहीं है. हमने सिर्फ स्टेबल सरकार के लिए, केंद्र में एक स्थिर सरकार मिले इसलिए हमने बिनशर्त उनको सपोर्ट किया. हमने कुछ मांगा नहीं उनके पास. हमने 1 सीट या 2 सीट दे दो ऐसे हमने डिमांड नहीं रखी है. जो भी किया है, अगर हम ये डिमांड रखते तो लोग कह सकते थे कि सत्ता के पीछे ये दौड़े. हमने तो हमारे लिए कुछ मांगा नहीं है. जो भी है, देश को एक अच्छी सरकार मिले, एक स्टेबल सरकार मिले जिसकी आज देश को जरूरत है, उसके लिए हमने बिना शर्त का सपोर्ट किया है मोदी जी को. जी उद्धव सेना का सबसे बड़ा आलोचना है राज ठाकरे जी पर. उद्धव सेना, वो यू हैड सामना क्रिटिसाइजिंग, आपको क्रिटिसाइज करने लगे कि ये मन सैनिक नहीं है, नमो सैनिक हो गया है, ये एमएनएस नहीं है, नमो सेना हो गया है. तो मोदी जी के साथ आपको पूरा जोड़ दिया आपने. फिर तरह तरह के बातें, वो दिल्ली बुला के राज साहब ठाकरे जी को कौन सा फाइल दिखा दिया कि राज साहब ठाकरे इसको चेंज कर दिया अपने डिसीजन मेकिंग. आपका शिवाजी पार्क रैली पूरा भरा हुआ था, खचाखच भरा हुआ, पूरा एक ग्राउंड भरा हुआ था. जबरदस्त तरीके से लोग आके राज साहब का उस इवेंट को सब लोग ने सुना जो बोलना था. मगर ये आलोचना आपको कैसे देख रहे उद्धव सेना का, संजय राउत का? हाउ डू यू सी दैट? सर उनका काम है आलोचना करना. जो खुद बाजार में खड़े हैं बिकने के लिए वो हमें बोलेंगे तो ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, मजा नहीं आता सर इसमें. ये खुद कांग्रेस के साथ गए. जब बाला साहब बोले थे अगर मुझे कांग्रेस के साथ जाने की नौबत आ जाएगी तो मैं मेरा दुकान बंद कर दूंगा. इन्होंने किया क्या बंद? ये बाला साहब के लड़के हैं, जबकि ये बाला साहब के विचारों पे कभी खरे उतरे ही नहीं है. ये खुद कांग्रेस के साथ गए, राष्ट्रवादी के साथ गए और सरकार बनाई है. ये हमको बोलेंगे सर?
ये सुनने लेकिन में योगेश अजीब चले लगता है। तो साहब, इनके टीका टिप्पणी से हमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए साहब, ऐसा है, हम मुझे आज अभी तक भी याद किसी है। सत्ता के किसी सीट के लालसा में इनके मोदी जी को समर्थन दिए नहीं है। इनको तो मुख्यमंत्री पद मिला नहीं, इसलिए ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ गए। अगर इनको मुख्यमंत्री पद बीजेपी ने दिया रहता तो आज ये क्या कहते मालूम है, मोदी जी जैसा अच्छा पंतप्रधान ही नहीं है। संजय राउत खुद बोले थे इसके आगे 25 साल तक मोदी जी को कोई हिला नहीं सकता, मोदी जी जैसा कोई पंतप्रधान है ही नहीं, मोदी जी जैसा विकास पुरुष है ही नहीं, ये संजय राउत बोले थे। ये खुद अपने बातों पे कायम नहीं है, ये क्या हमें बोला सिखाएंगे अभी। तो योगेश चले साहब, आपसे एक मैं व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा हूं आपसे। सर, हम लोग बड़े इंप्रेस्ड हैं, बहुत प्रभावित हैं राज साहब से पहले दिन से। और राज ठाकरे वो शख्स हैं, मुझे अभी तक याद है 2005-2006 में राज ठाकरे जी ने टोटली सपोर्ट किया था उस वक्त भी नरेंद्र मोदी जी को, और ये कहा था कि ये गुजरात मॉडल जो है पूरे देश में लागू होना चाहिए। जिस प्रकार गुजरात नहीं, जिस प्रकार मोदी जी अभी गुजरात की उन्नति और विकास के लिए काम कर रहे हैं, वैसे ही महाराष्ट्र में भी ऐसे लोग होने चाहिए जो महाराष्ट्र की उन्नति और प्रगति के लिए काम करें। और मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा राज ठाकरे साहब ने कहा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, अभी फॉर एग्जांपल जैसे हाईवेज को लेकर के, टोल नाकास को लेकर के, खड्डों को लेकर के, हाईवे रिपेयर्स को लेकर के जो आपकी एजिटेशन चल रही थी, क्या वो जारी रहेगी या उस पर अभी पूर्ण विराम लग गया है? चिरे साहब। सर, कल माननीय राज साहब ने ये बात जाहिर की है कि जिस वक्त मोदी जी देश के साथ रहेंगे हम उनके साथ रहेंगे। जिस दिन हमें लगेगा कि मोदी जी की ये पॉलिसी देश के खिलाफ है, महाराष्ट्र के खिलाफ है, हम उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। हम किसी के बंधे हुए नहीं है, हमने समर्थन दिया है, हम महायुति में गए नहीं है। अगर किसी के दिमाग में ये है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने समर्थन दिया, इसका मतलब वो महायुति में गए हैं, ऐसा माननीय राज साहब ने कभी जाहिर किया नहीं है, डिक्लेयर हुआ नहीं है। तो हम उन्होंने स्पष्ट कहा था अगर ये महाराष्ट्र के खिलाफ कुछ करेंगे, देश के खिलाफ अगर इनकी पॉलिसीज रहेंगी तो मेरा मुंह वैसे ही चालू रहेगा जैसे पहले चालू था। तो अभी भी हमारे जो लोगों के लिए जो आंदोलन है वो जैसे हम पहले करते थे आज भी करेंगे, कल भी करते रहेंगे। सर, हम खुद सत्ता में आएंगे और हमारी जो सरकार है वो भी लोगों के खिलाफ खड़ी होगी तो उनके खिलाफ भी हम खड़े हो जाएंगे। ये तो हमने बाला साहब से सीखा है सर। लेकिन क्या मतलब जबरदस्त भीड़, अरे बाप रे बाप, वो भी गुड़ी पड़वा वाले दिन पूरा ग्राउंड भरा हुआ। मतलब लोग जब घर पे होते हैं, पूजा पाठ कर रहे होते हैं, उस दिन शिवाजी पार्क पूरा खचाखच भरा हुआ और तकरीबन उससे आधे लोग बाहर अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब क्या ये देखिए ना, अरे बाप रे बाप, लुक एट दैट क्राउड, वाओ, वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। तो यार ये मतलब मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, ये बार बार मैं सवाल पूछ के थक गया कि इतने लोग आते हैं राज साहब की हर सभा में, तो फिर वोट क्यों नहीं पड़ते? अरे वोट भी तो पड़ने चाहिए ना एमएनएस को। योगेश चले साहब बताएं, ये क्या मिस्ट्री है यार, ये क्या है, ये क्या मतलब व्हाट इज दिस? मेरी समझ के बाहर है, आप जरा बताएं प्लीज। सर, आप पिछले 4-5 सालों से देखते रहे कि एक जमाना था कि जब बीच का जो पीरियड था 2014 से लेके 2020 तक कि हमारी जो रैली होती थी उसमें लोग आते थे लेकिन हमको वोटिंग नहीं होता। उसके अलग अलग कारण है सर। लेकिन 2020 के बाद का सिचुएशन अभी चेंज हुआ है। देश में कोई बड़ी इलेक्शन हुई नहीं है, अभी जो आएगी ये सबसे बड़ी इलेक्शन देश में होने वाली है, ये हम नहीं लड़ रहे। लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा के इलेक्शन आएंगे तब आप देखेंगे कि ये जितने लोग हमारे रैली में आते हैं ये सभी हमको वोट करेंगे, इस बार जरूर वोट करेंगे। पिछली बार हम कुछ चीजों में हम कम पड़े थे, इतना हमने जोर भी नहीं लगाया था क्योंकि उस वक्त कुछ हमारे पार्टी में कुछ प्रॉब्लम्स, माननीय राज साहब के घर पे भी कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे। आपको तो मालूम है माननीय अमित साहब एक बड़े हादसे से, एक बड़े डिसीज से उभर रहे थे तब। जी। तो कोई भी तब विधानसभा के इलेक्शन में लड़ने के हालात में हम नहीं थे। इस बार आप देखेंगे, हम कल ही माननीय राज साहब ने कहा है कि अभी से विधानसभा की तैयारी शुरू कर दो।
हमारी तैयारी सर शुरू हो गई है। हम लोकसभा के लिए भी तैयार थे, अभी माननीय राज साहब ने कहा है विधानसभा के लिए तैयारी करना है, हम विधानसभा के लिए भी आज से तैयार है सर। आज भी अगर इलेक्शन होती है तो हम अच्छे वोट से बहुत जगह से चुन के आएंगे। आप देखेंगे इस विधानसभा में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कुछ अलग ही रिजल्ट आपको जरूर देगी। ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये सवाल उठाया गया है इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। आई डोंट बिलीव इट बिकॉज आई नो राज ठाकरे पर्सनली। राज ठाकरे साहब बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे और हमेशा ही रहेंगे, और हमारा समर्थन हमेशा रहेगा राज साहब के साथ, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं बिल्कुल खुले तौर पे बोलता हूँ, ये मतलब मुझे इसमें कोई हिचक नहीं है बोलने में। ये भी कहा जा रहा है और जान करके ये बड़ा वाहियात सा लांछन लगाया जा रहा है कि राज ठाकरे साहब को कहा कि भाई आपको 2 सीटें दे देते हैं, लेकिन आपको बीजेपी के सिंबल पे लड़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ हुआ क्या? ऐसी कोई बातचीत हुई योगेश चले साहब? अभी कल साहब ने रैली में कहा ये ऑफर रखी गई थी, लेकिन सबको राज साहब का स्वभाव मालूम है कि ऐसी कोई भी ऑफर वो लेंगे नहीं। उन्होंने खुद कहा था कि मेरे बच्चे मेरे साथ खेलेंगे, मैं उनको बड़ा करूंगा, तो हम किसी और के बच्चे लेके हम आगे जाने का सवाल ही नहीं आता। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे लड़ना है तो मैं मेरे चिन्ह पे, आपको सर मालूम शायद मालूम रहेगा, शिवसेना का पहला चिन्ह रेलवे इंजन था जी। यानी बाला साहब ने जब शिवसेना की स्थापना की थी तो उनको धनुष्यबाण नहीं मिला था, उनका पहला चिन्ह रेलवे इंजन ही था। इसीलिए माननीय राज साहब ने जब नई पार्टी का ऐलान किया तो उनका पहला चिन्ह ये रेलवे इंजन था, और ये हमने लड़के लिया है, ऐसे नहीं, हमको लोगों ने वोट दिए हैं, उसके बाद ये चिन्ह हमारे पार्टी को परमानेंटली मिला है, तो हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं सर। इसी पे जीतेंगे, अगर हारे हैं तो इसी चिन्ह पे हारे थे, जीतेंगे इसी चिन्ह पे जीतेंगे। 2009 में भी इसी चिन्ह पे हम जीते थे और 2024 के इलेक्शन भी इसी चिन्ह पे हम जीतेंगे सर। चिले साहब, आप बहुत स्ट्रांग थे साउथ में, मुंबई साउथ में आप स्ट्रांग थे, शिरडी में आप स्ट्रांग थे, नासिक में तो आपका पूरे टीम थे नासिक म्युनिसिपल काउंसिल में, तो वहां पर आप कॉर्पोरेशन में बहुत इफेक्टिव भी थे। तो सबको लग रहा था कि ये 3 सीट में आपका प्रभाव भी है और 3 सीट हो जाएगा। तो सिंबल का जो बजाज साहब ने अभी कहा, सिंबल वाज अ प्रॉब्लम। आई थिंक जिस प्रकार राज साहब ने कहा कि सिंबल का, बट उस सिंबल का विवाद इतना बढ़ गया राज साहब बोलने के बाद कि चंद्रशेखर बावनकुले बोलने लगे कि नहीं हमने कभी राज साहब से बोला नहीं कि आप हमारे सिंबल से लड़ो। तो एक कंट्रोवर्सी हो गया, सिंबल का एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। चिले साहब, नहीं, ये इशू हुआ था और साहब का स्वभाव ऐसा है कि ये 1 सीट 2 सीट इसके झगड़े में वो कभी जाते नहीं, ये दिल के बड़े आदमी है और झूठ नहीं बोलते। ये 1-2 सीट आपके पास रखिए, आपको सपोर्ट चाहिए हमारा, हम बिना शर्त आपको सपोर्ट करते, लेकिन देश को एक अच्छी और स्टेबल सरकार दीजिए। इन बातों पे ये सब एंड हो गया सर। तो जैसे बाला साहब का दिल था, आपने भी देखा रहेगा पूरे देश में बाला साहब के इतना बड़े दिल वाला नेता कोई नहीं था। आज पूरे देश में देश ने देखा है कि माननीय आप देखिए ना, बीजेपी जिस राज्य में लड़ रही है और जिन पार्टियों को साथ में ले रही है, किस पार्टी ने बीजेपी को बिना शर्त का सपोर्ट किया है, बिना सीट का सपोर्ट किया है? सिर्फ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक ही ऐसी पार्टी है जिसने बिना शर्त का बीजेपी को, नरेंद्र मोदी साहब को सपोर्ट किया है। तो उनका दिल बड़ा है, ये सिर्फ चाहते हैं कि महाराष्ट्र का भला हो, देश का भला हो। आप कोई भी डिसीजन आप गुजरात के मुख्यमंत्री या गुजरात के पंतप्रधान बन के ना ले, देश के पंतप्रधान बन के आप जो भी डिसीजन लेंगे उसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सदा आपके साथ रहेगी। चिले साहब, आप जिस प्रकार से हाथ बदलेगा हालात, राहुल गांधी सोनिया गांधी जिस प्रकार से, अभी आप नरेंद्र मोदी जी को ओपनली अनकंडीशनल सपोर्ट दे चुका है, मगर सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी जी के 5 पिलर्स ऑफ जस्टिस, 5 न्याय को कैसे देखते हो? 25 गारंटी जो राहुल गांधी ने ऐलान किया उसको कैसे देखते हो? सोनिया गांधी ने कहा लोकतंत्र खतरे में है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है संविधान को बदलने के लिए। आप सबसे जुड़े हुए, अब राज साहब ने खुलकर अनकंडीशनल सपोर्ट भी दिया। ये जो जिस प्रकार से सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में बोलने लगे लोकतंत्र खतरे में, आप किसको कैसे देखते हो चिले साहब? सर, पहली बात तो ये जो इंडिया अलायंस है, ये मान लीजिए यूपी में
अपनी योगी आदित्यनाथ, बंगाल में ममता दीदी है, हाँ। क्या ममता दीदी का जोर महाराष्ट्र में चलने वाला है क्या? उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में, क्या उनका जोर यूपी में चलने वाला है क्या? तो ये इंडिया अलायंस जो है ये पूरे देश में काम नहीं करने वाला है, ये तय बात है। ऐसी हालात में राहुल गांधी कितना भी कुछ बोले, 2024 को माननीय मोदी साहब भी पंतप्रधान बन के आने वाले हैं, तो एक अच्छी स्टेबल सरकार की जरूरत है देश को। ये कितना भी इनमें अभी तक झगड़े चालू है सर, अभी भी महाविकास आघाड़ी का कल इनका झगड़ा खत्म हो गया है और वो भी कांग्रेस की एक जगह छीन के इनका झगड़ा खत्म हुआ है। तो ये इनके झगड़े चलते रहेंगे, ये अलायंस कभी टिकी नहीं है, कभी चली नहीं है। सिर्फ एक ही वाजपेयी साहब से लेके आज तक का बीजेपी का एक ही ऐसा एग्जाम्पल है जिसने 10 या 12 या 15 पार्टियों को लेके सरकार चलाई है और 5 साल तक चलाई है। ये एक्सपीरियंस राहुल गांधी जी के पास नहीं है, ना सोनिया गांधी जी के पास है। इनका यूपीए सरकार में अच्छे थे, लेकिन तब मनमोहन सिंह जी थे। अभी कोई नहीं है सर जो सबको लेके साथ में लेके चल सके ऐसा। चिल्ला साहब, राज साहब ने क्लियर कट कहा कि माय सपोर्ट इज अनकंडीशनल, ये आप लिख के ले लो, और मैं इस देश का भविष्य के लिए मैं मोदी साहब को सपोर्ट कर रहा हूं। एक बहुत बड़ा विजन लेके मोदी साहब चल रहे हैं एंड आई सपोर्ट दैट पर्टिकुलर विजन। उन्होंने कहा कि हमारे नौजवानों के लिए, नौजवानों का भविष्य बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं यही चाहता हूं कि मोदी साहब उस नौजवानों के भविष्य को एकदम प्रोमिनेंस दे दे, इंपॉर्टेंस दे दे, उसको कुछ दिशा दिखाए, उनका हासिल हो जाए। और अगर ये नहीं हो गया, राज ठाकरे साहब ने कहा अगर यह नहीं हो गया तो मैं क्रिटिसिज्म और क्रिटिसाइज करने पे रुकूंगा नहीं है, ये मेरा आदत है, और जहां काम नहीं हुआ मैं क्रिटिसाइज करूंगा। तो ये एक राइडर भी राज साहब ने रखा है साथ में, आई एम गिविंग यू अनकंडीशनल सपोर्ट, बट आप अगर नौजवानों को भविष्य में कुछ भी ऐसा अंधकार दिखा हमने तो मैं विरोध भी करूंगा। हाउ डू, दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट चिल्ले साहब। सर पहली बात तो हमने अनकंडीशनल सपोर्ट जो दिया है वो सीटों को लेके दिया है। हमें कोई सीट नहीं चाहिए, हमें ना राज्यसभा चाहिए, ना हमको विधान परिषद चाहिए, ना हमको लोकसभा के आपके 1 या 2 जगह चाहिए। ये अनकंडीशनल सपोर्ट है। लेकिन अगर आप देश के यूथ के लिए कुछ करेंगे नहीं, देश के गरीबों के लिए कुछ करोगे नहीं, देश के फार्मर्स के लिए कुछ करोगे नहीं, तो हम आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये कंडीशन से तो अनकंडीशनल सपोर्ट है वो सीटों को लेके काम को लेके हमने कुछ कंडीशंस उनको रखी है जो माननीय राज साहब ने कल बताई है। और ये जो भी कंडीशंस है ये देश के बारे में है, ये यूथ के बारे में है, ये फार्मर्स के बारे में है और ये गरीबों के बारे में है जी। और जहां तक के स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग का सवाल है, उसको लेकर के आज तक जो कॉन्क्रीट क्रिटिसिज्म आया, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जिसको कहते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ क्रिटिसिज्म ही नहीं दिया, आपने सॉल्यूशन भी बताए कि भाई इसको ऐसे कर सकते हैं। आपने कहा वो जारी रहेगा। नंबर 1, क्या वो जारी रहेगा? और नंबर 2, जब विधानसभा के चुनाव होंगे जिसके लिए राज साहब ने आपको कहा है कि उसके लिए तैयार रहिए, तब क्या आप एनडीए का हिस्सा बन के लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे? योगेश चिल्ले साहब, तब क्या होगा ये मैं आज नहीं बता सकता, ये माननीय राज साहब भी बता सकते हैं। लेकिन हर पार्टी का काम है कि अपनी अपनी जो विधानसभा क्षेत्र है, हर कार्यकर्ता का काम है अपनी विधानसभा क्षेत्र मजबूत करे, ताकि कल अगर हम गठबंधन में जाते हैं तो हम उस सीट के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जाना न जाना बात की बात है, लेकिन आप जहाँ पे रहते हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र में आप काम करते हैं, उसे मजबूत कीजिए, वहां का संगठन मजबूत कीजिए। अभी हमको 3 या 4 महीने मिले हैं, इस 3 या 4 महीने में हमारा काम है कि उस विधानसभा क्षेत्र में हमारे वोटर्स कैसे बढ़े, उस पे हमें काम करना है, लोगों के कितने काम हम आ सकते हैं उस पे हमें काम करना है, और हमारा संगठन और मजबूत कैसे हो जाए उस पे हमें काम करना है। तो ये एक तरह से माननीय राज साहब ने हमें वक्त दिया है, पार्टी कार्यकर्ताओं को वक्त दिया है। तो विधानसभा के लिए आप तैयार हो जाओ, आपके पास 3 से लेकर 4 महीना है। ये 3 से 4 महीने में आपको संगठन और मजबूत करना है। तो योगेश चिल्ले साहब, चलते चलते ये भी बता दें, क्योंकि ये सवाल सबसे पहले मेरे जहन में आया था, मैं उसको आखिरी में पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं ज़रा भूल गया था, कि हमारे जो वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता जो हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के, बाकी अन्य नेता जो हैं, क्या वो खुश हैं राज ठाकरे जी के इस निर्णय से, या उनमें कुछ उन्माद है कि भाई ये क्या हो गया, कि हम तो अकेले लड़ने वाले थे, वगैरह वगैरह वगैरह? आपको मालूम है अंदर कार्यकर्ता में क्या बातचीत चलती है।
तो आपको क्या लगता है कि सब लोग राज साहब के साथ हैं? हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी खुश है। जी। उनका कहना यह है कि राज साहब ने, क्या होता है कुछ डिसीजन ऐसे लगते हैं कि जो लोगों की इच्छा रहती है ये होना चाहिए, वो बोलते नहीं। मेरे घर में मैं बताता हूँ आपको, मेरी वाइफ बोल रही थी कि मैंने तुमको कहा था कि इस बार इलेक्शन नहीं आप लड़ना चाहिए, देखो वही राज साहब ने बोला। जो लोगों की मन की, मेरी वाइफ पॉलिटिक्स में नहीं है, मैं पॉलिटिक्स में हूँ। मेरा उससे झगड़ा हो रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, देखो साहब बोलेंगे हमको लड़ना है। वो गृहिणी है, लेकिन उसने अच्छी तरीके से माननीय राज साहब जो कहना चाहते थे वो पकड़ लिया था। वो पहले ही बोले थे इस बार आप लड़ोगे नहीं और वो अच्छा रहेगा आपके लिए, आप देखो ये राज साहब यही डिसीजन लेंगे और ये भविष्य के लिए मनुष्य के बहुत अच्छा रहेगा। तो ये लोगों की भावना थी जो राज साहब के मुंह से बाहर निकली है। जो कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता जो है, उनकी ये भावना थी कि हमें विधानसभा पे कंसंट्रेट करना चाहिए, ना कि लोकसभा पे। आज अगर हम लोकसभा में इन सब के ये जो भी हुआ है, ये कीचड़ हुआ है, उसमें हम उतरेंगे तो ये लोगों को पसंद नहीं आएगा। हम आज महायुति में जाएंगे, ये भी लोगों को शायद पसंद नहीं आ सकता था। इसलिए राज साहब ने हमको इस सब से दूर रखा और अपना संगठन मजबूत करो, ये संदेश हमें उन्होंने कल दे दिया है। सर योगेश चले साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सबकी ओर से। राज ठाकरे साहब को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। धन्यवाद सर। We'll see how you progress now and where do you go from here. योगेश चले जी, एक बार सर फिर आप आपको देखिए, आपको हर बार हमारे एक आंदोलन के बारे में बात करनी पड़ेगी, इसके आगे भी। क्या बात है सर। We expect that and we would love to see that. Thank you very much योगेश चले साहब, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। Well, I would love to see that. I would love to see them opposing this. It was a wise decision. This thing. It was a very wise decision because We didn't have the resources. Let's be very clear. resources and what are the votes that you're going to take? I mean, the Nothing. votes दोनों जगह युति है, एक महायुति है, एक MVA है, 3 घटक दल है, तो fighting alone would be always a big problem. That's right. Now let's go straight across to Mr. Manoj Yadav of the